ऐसा दिया चोकसी फिनसर्व के मैनेजिंग डायरेक्टर देवेंद्र चोकसी जुड़े हैं। देवेंद्र जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। काफ़ी वीकनेस है मार्केट में, रैली टिक नहीं रही है कोई भी। ये कब तक चलेगा आपके हिसाब से, और इन्वेस्टर्स क्या करें? गुड मॉर्निंग अनुज। जो मेरा ऐसा एक मानना है कि जब तक एक बार डॉलर की स्ट्रेंथनिंग के और रूपी की वीकनेस के ऊपर क्लैरिटी नहीं बनती है, तब तक एफपीआईज आर गोइंग टू बी रिलेंटलेस सेलर्स। एंड उनका जो स्लो एंड ग्रेजुअल जो डिलीवरी चल रहा है मार्केट के अंदर, तो इसके हिसाब से मार्केट ड्रैग होते जा रहा है। इन नॉर्मल सिचुएशन इन एनी अदर मार्केट्स ऑफ द वर्ल्ड व्हेन द डेप्थ इज इनफ, वो अपना माल बेच के निकल जाते हैं, इतना लंबा तक उनको खींचना नहीं पड़ता है। बट ये मार्केट के अंदर बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डेप्थ इन द कैश मार्केट, they constantly I think drag the market by offering their sell portfolios in for a longer period of time। तो ये जो प्रक्रिया चालू है उसके अंदर ज्यादातर महत्वपूर्ण आई थिंक इन्फ्लुएंस है डॉलर का स्ट्रेंथनिंग होना, यानी रुपये का वीक हो रहा है। उसके हिसाब से उनके पोर्टफोलियो के अंदर जो डेंट आता है, वो ये माध्यम ये एक कारण है उसका कि जिसके लिए वो आई थिंक कॉन्स्टेंट सेलर्स है। जब तक ये क्लैरिटी नहीं बनती, इमर्ज नहीं होती है, तब तक मैं ऐसा समझता हूँ कि मार्केट ऐसे ड्रैग होते रहेगा। मे बी डाउनसाइड लेवल्स आर नाउ लिमिटेड, क्योंकि मार्केट ने काफी करेक्शन दे दिया है। तो करीबन 23,200 22,800 के बीच में एक जो रेंज है, उसके अंदर मार्केट एक बार कंसोलिडेट हो जाता है, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि वहां से ऊपर आने की एक अच्छा ही इसके ऊपर चॉइस रहेगी। Maybe the catalyst could be the budget. Maybe the catalyst could be the fall in the dollar index. Maybe the catalyst could be going forward the higher participation of some of the large investors in the market. So ये दो तीन चीज के ऊपर ध्यान रख सकते हैं। Of course, I think the RBI rate cut in February would also get added to this particular list. अच्छा, आज देवेंद्र जी, जो सबसे शानदार स्टॉक रहा है वो है कोटक महिंद्रा बैंक। आपका इन हाउस क्या व्यू है स्टॉक पर, और इतने समय के बाद हमने इस तरीके के मूव्स देखे हैं आज कोटक में? So मैं बहुत क्लोजली अनुज ये कंपनी को वॉच करता हूँ। आई थिंक अमंग द लेंडर्स, the Kotak and the Bajaj, probably I think they demonstrate a very significant amount of maturity. They are not getting euphoric जब भी मार्केट के अंदर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तभी। At the same time, I think they remain very conservative in lending. Or I think that is the reason for which they underperform in given situations, and then they start performing well in the most challenging situations. आज बजाज एंड कोटक काइंड ऑफ कंपनीज दे परफॉर्मिंग द चैलेंजिंग मोस्ट टाइम्स, कि जहाँ पे छोटी कंपनियां, छोटे बैंक्स स्ट्रगल भी कर रहे हैं, एट द सेम टाइम लार्जर बैंक्स आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू इवन मैनेज द CASA ratios also. These banks have actually systematically created their positions in the marketplace. So I think the business wise they are relatively much more stable. Even the result जो देखे कोटक के, तो भी आई थिंक मैं वैलिडेट होता है ये व्यू पॉइंट कि उन्होंने काफी हद तक अपना पोर्टफोलियो स्टेबल रखा है, और बाद में आई थिंक दे हैव स्टार्टेड एक्सपेंडिंग द लॉन्ग रूट्स। तो ये आई थिंक रिफ्लेक्ट हो रहा है क्वार्टर 3 रिजल्ट्स के अंदर। वी रिमेन कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक अबाउट ऑल द प्रोस्पेक्ट्स गोइंग फॉरवर्ड। मैं ऐसा समझता हूँ कि यहाँ पे री रेटिंग का स्कोप अच्छा है कोटक के अंदर, फॉर अबाउट 10 to 15% अपसाइड फ्रॉम करंट लेवल्स। ओके, देवेंद्र जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। सर, ये रिलायंस नंबर्स के बाद स्पेशली क्योंकि इसकी पोजीशनिंग काफ़ी नेगेटिव थी, काफ़ी करेक्ट हो चुका था, आपको लग कैसा रहा है, और क्या ये निफ्टी को रिक्वायर्ड पुश दे सकता है? थोड़ी आउट परफॉर्मेंस इसके पास ही हो सकती है क्या? सो गुड मॉर्निंग वीरेंद्र। मैं ऐसा समझता हूँ कि रिलायंस के अंदर पार्टिसिपेशन बनना जरूरी बनता है। जो लास्ट क्वार्टर के अंदर सम ऑफ द लार्ज इन्वेस्टर्स, ग्लोबल इन्वेस्टर्स हु moved out of the company for whatever reasons, I believe that I think some large investors acquiring the position once again back in the counter could be the catalyst for further upside. Fundamental के माध्यम से देखें तो none of the verticals are showing any kind of weakness. That is what I would like to add. Be it O2C business, be it exploration business, be it consumer-facing businesses like Geo platform, as well as the retail. मैं नहीं मानता हूँ कि वहाँ पे कोई जगह पे वीकनेस दिख रही है। ऑन द कॉन्ट्री मैं ऐसा समझता हूँ कि यहाँ पे ये सब बिजनेस के अंदर एक अच्छा ग्रोथ ट्रैक्शन बना हुआ है। For example, Geo platform is expected to grow, I think 20% plus rate of CAGR growth for next 4-5 years. So from that perspective too, I think this company is becoming sizable. Retail is expected to grow at around 15% with protecting margins by way of adding their own brand portfolio. At the same time, going into the premiumization space in the SKUs and the omni-channel model that they are operating with AGO. तो मैं ऐसा मानता हूँ कि ये कंपनी आई थिंक डेफिनेटली दोनों कंज्यूमर फेसिंग बिजनेसेस आर शोइंग robust signs of growth,
leave aside the commodity part of the O2C business for a while. But overall, I think the earning proposition longs remains, I think, extremely strong for Reliance as a whole. Maybe some new buying coming in will stabilize the stock price. अच्छा देवेंद्र जी, ये बजट से पहले पीएसयूज और मोस्ट स्पेशली इन रेलवेज या फिर डिफेंस में आप लोगों ने कुछ चेस किया है, क्योंकि करेक्शन काफ़ी थी सब्सटेंशियल प्राइस कट्स के बाद, कूलिंग ऑफ के बाद, क्या अट्रैक्टिव लग रहा था आपको? So I think ये करेक्शन मीनिंगफुल आया है प्राइस के अंदर, आई एग्री विथ यू, बट जो मार्केट एक ग्रोथ अजम्पशन करके चल रहा था कि 40-50% रेट ऑफ ग्रोथ विल कंटिन्यू फॉर मोस्ट ऑफ द कंपनीज, मैं नहीं मानता वो रियलिस्टिक अजम्पशन है, क्योंकि ज्यादातर गवर्नमेंट के एलोकेशन ऑफ फंड सालाना होते हैं और सालाने फंड्स की जो एलोकेशन होती है उसके अंदर प्रभाव रहता है कि रेवेन्यू में कितना ग्रोथ है। फॉर्चुनेटली दी डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू, डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट, दोनों रेवेन्यू के अंदर आई थिंक ग्रोथ एक स्टेडी रेट पर आ रहा है, तो गवर्नमेंट्स एबिलिटी टू स्पेंड आल्सो इज आई थिंक ऑन स्टेडी टर्म्स। मे बी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो बजट एलोकेशंस है, ये साल के अंदर जो करीबन 11,10,000 करोड़ का एलोकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किया गया था, वो शायद 10% और बढ़ा सकते हैं। मे बी आई थिंक यू कैन सी 12 lakh 25,000 काइंड ऑफ एलोकेशन इन द करंट बजट, एंड इफ दैट हैपेंस देन डिफेंस, रेलवेज, मैन्युफैक्चरिंग, each of these sectors, even constructions, जो ये क्षेत्र इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में जुड़े हैं, ये सब के अंदर आई थिंक एक अच्छी ऑर्डर बुक या ग्रोथ आने की संभावना रहती है एज फार एज द कॉर्पोरेट एक्टिविटी इज कंसर्न। सो दैट पार्ट रिमेन्स एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग प्रपोजिशन, बट उसको ज्यादा वैल्यूएशन आप देके समय से ज्यादा महंगा कर देंगे तो शायद मार्केट के उसके लिए वेट करना पड़ेगा। मैं मानता हूँ कि एक्सपेंसिव पीस आर एट द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम फॉर मेनी ऑफ दीज कंपनीज, और वो जब तक रेशनलाइज नहीं होते हैं विद टाइम करेक्शन, प्राइस करेक्शन, मैं समझता हूँ कि आई थिंक थोड़ा बहुत आपको फीलिंग फैक्टर देखना पड़ेगा एज फार एज आई थिंक द अपसाइड इन द स्टॉक प्राइस इज कंसर्न डिस्पाइट ऑफ गुड अर्निंग्स प्रोड्यूस्ड बाय दिस कंपनीज। क्या देवेंद्र जी, क्या बोला आपने? पेंट सेक्टर, पेंट स्पेस पे? धीरेन्द्र, आई थिंक द एनवायरनमेंट रिमेन्स कॉम्पिटिटिव। जहां तक हम ऑन ग्राउंड चेक करते हैं उसके अंदर एक चीज हमें सामने मिल रही है कि द न्यू कमर्स, द कंपटीशन, स्ट्रॉन्ग कंपटीशन, they are offering larger amount of discounts to distributors in order to get the market share. So to an extent, I think the existing companies like Asian Paints, Berger Paints, they would have a challenging time going forward because I think they may have to also revise their commercial terms with the distributor. As far as demand growth is concerned, that is largely stayed, I think, improved because of the higher amount of disposable income in the hands of people. So that factor is not a challenge. एंड एट द सेम टाइम जो पिछले क्वार्टर्स के अंदर पेंट कंपनियों को इनपुट कॉस्ट का जो थोड़ा बहुत एक प्रेशर रहा था, वो भी मेरे ख्याल से काफी हद तक समझ चुका है। मे बी आई थिंक दैट इज नॉट सीन एज अ प्रेशर फर्दर एज फार एज आई थिंक द मार्जिन्स आर कंसर्न फ्रॉम द इनपुट कॉस्ट साइड। So all in all put together, I think except the pressure due to the competition in the marketplace, rest of the things are remaining equal. Maybe some re-rating may happen because a sharp fall has happened into the stock prices. थोड़ा बहुत री-रेटिंग होने की संभावना आप जरूर इंक्लूड कर सकते हैं यहाँ पे। देवेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, अपना एक महत्वपूर्ण विचार आपने सभी सेक्टर्स पे, स्टॉक्स पे शेयर किया। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। थैंक यू।